नमस्कार। द नागरिक में आपका स्वागत है। आप कार्यक्रम देख रहे हैं 7 दिन 7 पत्रकार। इस कार्यक्रम में हर दिन हम देश के किसी न किसी वरिष्ठ पत्रकार को लेकर के आते हैं और उनसे देश की राजनीति पे या किसी स्टेट विशेष की राजनीति पे हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाला है और प्रधानमंत्री ने खुद जो है मोर्चा संभाल लिया है। आप देख रहे होंगे जगह जगह वो भाषण दे रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। शिवराज सिंह उस मूड पे हैं, तो पूरी बीजेपी एक तरह से कहिए कि चुनावी मूड में है और कांग्रेस ने भी अपना मोर्चा संभाला हुआ है। तो अभी भले अनाउंसमेंट नहीं हुआ है चुनाव का कि चुनाव कब होगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने मोर्चे संभाल लिए। तो वहाँ क्या परिस्थिति चल रही है, क्या घटनाक्रम चल रहा है, कौन किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा कमजोर है, हम उस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के चर्चित पत्रकार जो वहाँ के कई अखबारों में संपादक रह चुके हैं, गांधीवादी व्यक्ति हैं और देश के पूरी राजनीति पे, केवल मध्य प्रदेश की राजनीति पे नहीं, मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़ है, वहाँ की राजनीति पे केवल नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति पे बड़ी ही तीखी नजर रखते हैं, बड़ी स्पष्ट नजर रखते हैं। तो राकेश भाई साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम। धन्यवाद धनंजय जी, बहुत धन्यवाद। और पहला सवाल तो यही है जो आम आदमी के मन में भी सवाल है, जो मध्य प्रदेश के बाहर है, शायद मध्य प्रदेश के लोगों के मन में भी सवाल होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के बाहर जो लोग हैं उनके मन में सवाल है कि अब मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें क्या स्थिति है, कौन पार्टी ऊपर है, कौन पार्टी पीछे है। देखिए, मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि 15 साल की सरकार के बाद बीजेपी की सरकार के बाद 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। वो किस तरह गिरी पूरा देश जानता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके खेमे के दल बदल से बीजेपी की सरकार फिर से बन गई। तो देखा जाए तो लगातार 20 सालों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। 15 महीने कमलनाथ सरकार के हटा दिए जाएं तो नवंबर के चुनाव में बीजेपी के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। एक स्वाभाविक और सहज एंटी इनकम्बेंसी होती है, जो सत्ता विरोधी रुझान होता है, वो मध्य प्रदेश में है। भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर्विरोधों से बहुत परेशान है इस वक्त, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा हो, चाहे बीडी शर्मा का, सब अलग अलग खेमेबाजी बहुत ज्यादा है बीजेपी में। तो नवंबर के चुनाव में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतर आए हैं। वे जैसे कर्नाटक में उन्होंने अपने कंधों पर बीड़ा उठा लिया था, लेकिन वहां हार मिली। मध्य प्रदेश में भी उन्होंने अभी ये जिम्मेदारी उठा ली है। उनके लगातार दौरे हो रहे हैं, भोपाल में दौरा हुआ, फिर शहडोल में हुआ, आम सभाएं हुई। लेकिन धनंजय जी, दुर्योग या दुर्भाग्य है शिवराज सिंह का और बीजेपी का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में ही सेल्फ गोल कर गए। अगर हम खेल की भाषा में कहें, फुटबॉल या हॉकी की भाषा में, कि खिलाड़ी अपने ही गोल पोस्ट में गेंद को डाल दे गलती से, उससे सेल्फ गोल कहते हैं। मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी यही कर गए हैं। दो बातें अगर आप कहें तो मैं भी कंटिन्यू में दो सेल्फ गोल बता दूं। रोका नहीं कि आप एकदम शुरू में हैं, आप बोलते रहिए, बढ़िया बोल रहे हैं। तो पहला सेल्फ गोल तो नरेंद्र मोदी ने घपलेबाजी और घोटालेबाजी को लेकर कहा कि कोई घोटालेबाज बख्शा नहीं जाएगा, कोई नहीं बचेगा, मेरे रहते, नरेंद्र मोदी के रहते। लोग उसको इस तरह ले रहे थे कि कहीं नरेंद्र मोदी मंच पर बैठे शिवराज सिंह की तरफ कनखियों से तो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश तो घोटाला प्रदेश कहलाता है। यहां व्यापम से बड़ा कोई घोटाला और हुआ ही नहीं है देश में, कि व्यापम जैसा कोई दूसरा घोटाला नहीं हुआ, जहां हजारों लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया, कितनी संदिग्ध किस्म की हत्याएं हुई हैं, कितना बड़ा घोटाला है जिसमें शिवराज सिंह की सरकार के मंत्री, विधायक, अधिकारी सब जेल गए, ई टेंडरिंग घोटाला, और हाल ही में महाकाल में मूर्तियों के गिरने वाला घोटाला। तो लोगों को लगा कि घोटालों को लेकर नरेंद्र मोदी इतनी ज्यादा कड़ी चेतावनी की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको जानकारी मिल गई है कि मध्य प्रदेश में भी बहुत घोटाले हो रहे हैं। दूसरा सेल्फ गोल उन्होंने किया पेट्रोल की कीमतों को लेकर। धनंजय जी, अगर आपने मैं यहाँ रोकता हूँ आपको। आपने अभी बात कही घोटालों को लेकर के, प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया,
तो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जो बयान दे रहे हैं अपने पार्टी के लोगों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उस पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं, उस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको जेल में बंद क्यों नहीं करने की बात कर रहे हैं? अपनी पार्टी के लोगों को जेल में बंद करना तो बहुत दूर की बात है धनंजय जी। जिस दिन वे भोपाल में कहकर गए थे और उसके बाद एक जगह और उन्होंने कहा था कि एनसीपी के लोगों पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है, उसके 48 या 72 घंटे में तो वे एनसीपी के भ्रष्ट नेता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महाराष्ट्र में शामिल हो गए, शपथ ले ली। उनमें से एक तो ऐसा शख्स मंत्री बना है महाराष्ट्र में जिसके यहाँ जुमा जुमा 4 रोज पहले ईडी का छापा पड़ा था, जिसकी पत्नी कैमरों के सामने कह रही थी हमको गोली मार दो, ईडी वालों से कह रही थी आप देखिए। वो शख्स मंत्री बन गया नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे, उनकी पार्टी की सरकार में। तो ये तो कथनी करने का फर्क है मोदी जी का, इसमें उनका कोई सानी नहीं है। दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है कथनी करनी में ऐसे अंतर का जैसा माननीय नरेंद्र मोदी की कथनी करनी में है। जी जी अच्छा, ये बताइए कि जो एक फोटो भी बड़ा, फोटो क्या वीडियो शायद है, वीडियो वायरल हुआ कि जहां वो दीप प्रज्वलित करने जा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान भी मंच पर है और जैसे ही वो आए प्रधानमंत्री ने मुंह घुमा लिया। तो क्या शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी जी के बीच जो है वो सही पटरी नहीं है, कुछ अनबन है, कुछ गड़बड़ है? धनंजय जी, मैं तो मध्य प्रदेश का निवासी हूं, मेरे मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। लेकिन मैंने पिछले कई सालों से जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, जब भी प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश आते हैं, किसी भी शहर में आए, प्रोटोकॉल में मुख्यमंत्री को जाना होता है। मैंने आज तक एक भी ऐसी तस्वीर नहीं देखी है कि टारमेक पर, एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए शिवराज सिंह हाथ बढ़ा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन उसमें मुस्कुराते हुए दिख रहे हों, ऐसी फोटो प्रधानमंत्री की मैंने नहीं देखी। वे ममता बनर्जी से हाथ मिलाने में मुस्कुराते हुए दिख जाएंगे, स्टालिन से हाथ मिलाते समय मुस्कुरा देंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान से शेक हैंड करते समय माननीय नरेंद्र मोदी कभी मुस्कुराते नहीं है। इसके पीछे मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं, थोड़ा ज्यादा पीछे, और मैं तथ्यात्मक बात करता हूं धनंजय जी। मैं चाहता हूं पीछे जाएं, इसलिए मैंने छेड़ा है। मैं पीछे आपको ले जाना चाहता हूं नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले। ग्वालियर में 2012-13 के आसपास, यानी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित होने से पहले बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी। उसमें उद्घाटन सत्र में पत्रकार लोग अलाउ होते हैं, हम लोगों को अनुमति होती है उद्घाटन सत्र में, उसके बाद फिर वो क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं। आप जानते हैं हर पार्टी के इस तरह के आयोजनों में पहला सत्र खुला होता है। उसमें उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के लौह पुरुष सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी मौजूद थे। उन्होंने एक भाषण दिया था, उद्घाटन सत्र का जो मुख्य अतिथि जैसा भाषण था उनका, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी ने यह कहा था, शिवराज सिंह की तारीफ करते हुए, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे उस वक्त, कि शिवराज ने मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से निकालकर एक तंदुरुस्त राज्य, एक विकसित राज्य बना दिया है। लोग गुजरात की बात करते हैं, नरेंद्र भाई ने अच्छा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन गुजरात तो पहले से विकसित राज्य था। आप कल्पना कर सकते हैं कि नरेंद्र भाई यानी नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल को नीचे रखकर शिवराज सिंह के काम को लाल कृष्ण आडवाणी ने ऊंचा उठा दिया था, उससे ज्यादा बेहतर बता दिया था। वो फांस नरेंद्र मोदी के सीने में चुभी हुई है कि आडवाणी जी शिवराज को मुझसे बेहतर बता रहे थे, गुजरात को कह रहे थे वो तो पहले से विकसित था, और शिवराज सिंह ने एक बीमारू राज्य को विकसित राज्य बना दिया। दूसरी बात, वो एक तकनीकी पक्ष है। शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री रह लिए हैं, नरेंद्र मोदी अपने जीवन काल में 3 बार मुख्यमंत्री रहे। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कोई एक भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो 4 बार मुख्यमंत्री रहा हो, और अगर कहीं फिर से जीत गए तो 5वीं बार के मुख्यमंत्री कहलाएंगे। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में उनसे बेहतर किसी का कोई रिकॉर्ड हो। एको हम द्वितीयो नास्ति। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह को वे हटा जरूर नहीं पा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं चाहते कि शिवराज सिंह 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। हो सकता है इसीलिए वो पेट्रोल वाली बात जो छूट जाएगी आपके दर्शकों के लिए। तो मैं जोड़ूं पेट्रोल वाली बात पे आते हैं, तो मैं जोड़ूं जी, कि अगर हटा नहीं पा रहे हैं तो क्या वजह है कि इतनी दूरी के बाद भी 9 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी को, और नरेंद्र मोदी मतलब बीजेपी में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं उनसे बड़ा, उनके पैरेलल,
उनके आसपास, तो बावजूद इसके क्यों नहीं शिवराज पाटिल का विकल्प मध्य प्रदेश में खड़ा कर पा रहा है? इसकी क्या वजह है? शिवराज सिंह यहाँ शिवराज सिंह चौहान जी का विकल्प क्यों नहीं खड़ा कर पा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर शिवराज सिंह एक लोकप्रिय चेहरा है, इससे स्वीकार करने में हमें बिल्कुल नहीं हिचक होना चाहिए कि वो लगातार इतने सालों से काम करते हुए एक आम जनता के नेता बन गए हैं। उन्होंने तमाम इस तरह की योजनाएं भी लागू की हैं, तीर्थ दर्शन योजनाएं बुजुर्गों की, अब तो हवाई जहाज से भेजने की योजनाएं लागू कर दी है मध्य प्रदेश में। अभी पिछले ही महीने जून महीने में बुजुर्ग लोग हवाई जहाज में बैठकर तीर्थ यात्रा पर गए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से निःशुल्क। ट्रेन से तो जा ही रहे थे पिछले कई सालों से। लाडली बहना योजना उन्होंने लागू की है। दूसरी बात क्या है कि मध्य प्रदेश में विधायकों का जो बहुमत है वो भी शिवराज सिंह के साथ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भले दल बदल करके आए हैं तो उनके पास 15, 20, 22 लोग हैं, इससे ज्यादा तो है नहीं। दूसरा, अब चुनावी वर्ष है, अगर कोई बदलाव करना था तो साल के शुरू में कर सकते थे। अब चुनावी वर्ष भी नहीं कहना चाहिए, चुनावी दिन बचे हैं, अब गिनती के दिन बचे हैं मतदान में। नवंबर में हर हालत में मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, 16 दिसंबर से पहले सरकार बननी है। तो मुझे नहीं लगता आप इतने कम समय में भी ये जोखिम लेंगे कि शिवराज को हटाकर नरेंद्र सिंह तोमर या ज्योतिरादित्य सिंधिया या कैलाश विजयवर्गीय किसी को मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि फिर नया चेहरा, नया व्यक्ति, न संगठन, न सरकार, न प्रशासन किसी पर भी पकड़ नहीं बना पाता, तब तक डिलीवरी नहीं दे सकता इतने कम समय में। शायद नरेंद्र मोदी इसलिए जोखिम नहीं ले रहे हैं, उनके पास एक दांव अभी बाकी है। अगर बीजेपी बहुमत में आई, वित्त तो बदल देंगे, जिसे चाहे मुख्यमंत्री बना देंगे। गुजरात और उत्तराखंड में कितने मुख्यमंत्री बदल दिए उनको खुद याद नहीं होगा अब तक। तो मैं एक सवाल करूं यहीं पे, छोटा सा जुड़ा हुआ है, कम शब्द में जवाब दीजिएगा उसमें, कि अगर ऐसा है तो मोदी जी का पसंदीदा चेहरा जो है मध्य प्रदेश में कौन है? कोई दिखाई पड़ रहा है अभी? देखिए, ऐसा नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंदीदा कोई चेहरा हो, प्रकट रूप में ऐसा कोई दिखाई नहीं देता। एक नाम हम ले सकते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर का। नरेंद्र सिंह तोमर एक धीर गंभीर राजनेता है, बहुत कम बोलते हैं, शालीनता से और चुपचाप अपना काम करते हैं, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, पार्षद से शुरू करके केंद्रीय मंत्री बने हैं। इस बार 2019 की तो जब लोकसभा गठित हुई थी तो पूरा संचालन संसद में उन्होंने किया था, शुरुआती जो होता है, और किसी भी गुटबाजी से दूर है। नरेंद्र सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी एक तरह से गुट निरपेक्ष नेता है, क्योंकि केंद्र में मंत्री है, कृषि मंत्री है, उनके पास किसान आंदोलन के समय भी इतनी सारी नाकामी के बावजूद उन्हें जिम्मेदारी उस समय बनाए रखी गई थी। वो एक चेहरा हो सकता है, वो संघ की पसंद भी हो सकते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हो सकते हैं। हम और आप नहीं जानते, राजनीति में कुछ भी संभव है। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो विरोध हो रहा है पार्टी में, संघ में खुलकर लोग बोल रहे हैं, तो मोदी, शाह और संघ ये जोखिम नहीं उठा पा रहे हैं कि सिंधिया को बनाने से इस वक्त नुकसान न हो जाए। बहुमत आ जाए फिर सिंधिया को बना देंगे तो फिर तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी कि बनती हुई सरकार को कोई नहीं तोड़ेगा बीजेपी में। मैं सिंधिया जी पे आता हूं, उससे पहले एक और सवाल कर दूं जी। जो इतनी लोकप्रियता है, आपने कहा कि शिवराज सिंह चौहान जी की बड़ी लोकप्रियता है, क्योंकि 4 बार के मुख्यमंत्री रहे वो और कई सारे अच्छे काम किए, जैसा कि सब लोग कहते हैं। हालांकि अभी जो प्रकरण हुआ, एक व्यक्ति ने पेशाब कर दिया एक आदिवासी आदमी पर, और उसको उन्होंने अपने में बुलाया मुख्यमंत्री निवास में, उनके चरण धोए। हालांकि लोगों ने उसको नौटंकी कहा जी, लेकिन बावजूद इसके उनकी लोकप्रियता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं लोग, खास करके बीजेपी के सूत्रों से जो खबर आ रही है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव है वो शिवराज सिंह चौहान के नाम पर नहीं, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे लड़ा जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है? और अगर ये चुनाव उनके नाम पे लड़ा जाता है तो बीजेपी की क्या स्थिति होगी यहाँ वहां पे मध्य प्रदेश में, ये बताइए। बिल्कुल, सूचना आपकी सही है धनंजय जी। अभी जून में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की मीटिंग हुई थी, जो संचालन समिति है, चुनाव समिति, उसकी एक मीटिंग हुई थी। उनके प्रभारी महासचिव भी आए थे, वीडी शर्मा थे प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री थे, मंत्री, सब लोग थे। उसकी जो खबर मध्य प्रदेश के अखबारों में छपी थी, टेलीविजन चैनलों पर भी, रीजनल चैनल्स पे आई थी, उसका लुब्बो लुबाब भी वही था जो आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। खुद शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हमारे पास नरेंद्र मोदी है, हमें कोई चिंता नहीं है।
हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता, हमारे पास मोदी जी हैं। लेकिन अगर इनके पास मोदी जी यहां पर हैं, तो कर्नाटक में भी मोदी जी थे बीजेपी के पास, हिमाचल प्रदेश में भी मोदी जी थे। वहां तो मोदी जी टेलीफोन कर करके बाकी प्रत्याशियों को बिठलवा रहे थे, बैठा नहीं प्रत्याशी हिमाचल में। कर्नाटक में मोदी मोदी जी बजरंग बली के समकक्ष बजरंग दल को रख रहे थे। गृह मंत्री दंगों की धमकी दे रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे थे कि मोदी जी की कृपा से वंचित रह जाएगा कर्नाटक। तो मोदी तो वहां भी थे ना, उन्हीं के नाम पर पूरा चुनाव लड़ा गया था। कितनी सभाएं, कितनी रैलियां कर्नाटक में हुई थी, लेकिन कितनी जबरदस्त जीत वहां कांग्रेस की हुई। हम नहीं जानते मध्य प्रदेश में क्या होगा, लेकिन अब तक जो सर्वे आ रहे हैं उससे ये लग रहा है मोदी के नाम पर भी चुनाव जीतना अब संभव नहीं रहा। और ये राय मेरी नहीं है धनंजय जी, ये राय तो पांचजन्य की है, ऑर्गेनाइजर की है, संघ का जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर। तो ये जो बात कह रहे हैं पांचजन्य के हवाले से या ऑर्गेनाइजर के हवाले से, तो इसका मतलब है कि मोदी जी का जो ब्रांड है वो कमजोर हुआ है, और कमजोर इसलिए हुआ है कि राहुल गांधी का ब्रांड मजबूत हुआ। क्या बिल्कुल। जिस तौर पे देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी की वजह से, राहुल गांधी ने जो पदयात्रा की और राहुल गांधी की जो छवि बनी, फिर जो है जिस तरह से कर्नाटक में जोड़ी बड़ा हिट हुई सिद्धारमैया की और डी शिव कुमार की, वैसे ही अभी जो है यहाँ जोड़ी चल रही है दिग्विजय सिंह की और कमलनाथ जी की। तो क्या आपको लग रहा है कि मोदी जी का वो जो 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 ब्रांड है वो तो कमजोर हुआ, राहुल गांधी का मजबूत हुआ, और कांग्रेस पार्टी क्या इस तरह से देख रहे हैं मजबूत स्थिति में है बीजेपी से? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी का जो कद था, उनका जो भीम का है, जिसको कहना चाहिए माइटी हिमालयन मैन जैसा उनका जो कद था, वो तो बहुत छट गया है। 2012-13 में डिजिटल इमेज जो उनकी बनाई गई थी, लोकसभा चुनाव 2014 का जब चल रहा था, आपको याद होगा, वो एक लेजर इमेज के साथ 200 जगहों पर एक साथ दिखाई देते थे मोदी जी, मंचों पर उनके भाषण इस तरह से होते थे। वो तो दरक गई है, बहुत दरक चुकी है, बहुत चटक चुकी है। वो मूर्त, वो मूर्ति जिसे अपराजय समझा जाता था, जिसे बिल्कुल ईश्वर का अवतार माना जाता था, और उसके पीछे उनके कामकाज, उनकी रीति नीतियां जिम्मेदार हैं, वे खुद जिम्मेदार हैं। इसके बिल्कुल बरक्स राहुल गांधी का आपने जो कहा, बिल्कुल सही बात है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करके 3960 किलोमीटर चल के एक व्यक्ति कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला गया, तो उसने एक तो यह साबित कर दिया कि वो विकल्प तो है ही नरेंद्र मोदी का। फिर उसके खाते में 2 राज्यों की चुनावी जीत शामिल हो गई। वो जनता के हर दुख दर्द में शामिल होने पहुंच जाता है। वो कहीं धान रोप रहा है, कहीं ऑटो वालों के साथ घूम रहा है, कहीं मैकेनिक्स के साथ बैठा है। तो ये जो नरेंद्र मोदी की विकल्पहीन छवि थी, एक तो वो भंग हो चुकी है। दूसरी बात, हम प्रदेश पर लौटते हैं। आपने उदाहरण दिया डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया का, बिल्कुल लगभग वैसी ही यहाँ पे जोड़ी है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की। यहाँ तो दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में है नहीं, वे जीवन में कभी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेंगे, बन सकते भी नहीं है। 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कमलनाथ को वे बड़ा भाई मानते हैं, मंच से लेकर सड़क तक। संगठन में जो पकड़ दिग्विजय सिंह की है, वैसी पकड़ तो किसी राज्य में किसी नेता की नहीं हो सकती। आज भी गांव गांव में कार्यकर्ताओं को दिग्विजय सिंह नाम से पुकारते हैं, नाम से जानते हैं। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में। इसके उलट बीजेपी में जो खेमेबाजी है, वो एक आपने जुमला सुना होगा कई डिबेट में, हमारे मुंह से भी और दूसरों के मुंह से, कि बीजेपी 3 बीजेपी है मध्य प्रदेश में, शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा और महाराज भाजपा। महाराज यानी हमारे हमारे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया। मैं ग्वालियर का हूं तो मेरे भी महाराज है वे। तो इस महाराज भाजपा की वजह से एक तीसरी भाजपा खड़ी हो गई है जो नाराज भाजपा है। इससे निपटने में बीजेपी को पसीने आ रहे हैं। हर दिन एक आदमी बीजेपी का बड़ा नेता सिंधिया के खिलाफ बयान दे देता है, सिंधिया खुद कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं। तो स्थिति बड़ी नाजुक है बीजेपी के लिए। जी संदर्भ। तो मैं कहूं कि सिंधिया जी की क्या स्थिति है? सिंधिया जी कितना प्रभावी है, या सिंधिया जी बेमानी हो गए, क्या लग रहा है? नहीं नहीं, सिंधिया जी बेमानी नहीं हो सकते। सिंधिया जी बहुत बड़े नेता हैं। उनकी दादी मध्य प्रदेश में पहली गैर भाजपा कांग्रेस, लेकिन अपनी छवि उन्होंने खराब की, इधर से दल बदलू वाली छवि बना दी। राजीव राहुल गांधी के साथ इतना बड़ा रिश्ता था, उसको तोड़ करके यहाँ आए, और मिला क्या उनको फाइनली? ये बात के लिए कह रहा हूं मैं उसी पर आ रहा हूँ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो इतना लंबी राजनीतिक विरासत वाला परिवार है,
उसके इस एक चश्मे चिराग ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो इस वक्त हाल है वो दल बदल के बाद हुआ है। कांग्रेस में वे अपने पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद सक्रिय हुए। कांग्रेस ने उनको 4 बार सांसद बनाया, 2 बार केंद्र में मंत्री बनाया, लोकसभा में मुख्य सचेतक बनाया, पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बनाया। राहुल गांधी ने अध्यक्ष रहते अपनी सगी बहन के बराबर दर्जा दिया। उत्तर प्रदेश के जब 2 हिस्सों में प्रभार दिए गए तो आधा प्रियंका गांधी के पास था, आधा ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था। लेकिन उन्होंने अज्ञात कारणों से या किसी सत्ता स्वार्थ के लोभ में दल बदल किया। दल बदल के समय धनंजय जी जो डील हुई थी उनकी, वो पार्टी ने पूरी कर दी है। डील में शामिल था आपके साथ आए लोगों को दोबारा टिकट देंगे बाई इलेक्शन में, जीतेंगे तो मंत्री बनाएंगे, जो हार जाएंगे उनको निगम मंडलों में अध्यक्ष बनाएंगे। ये सब कर दिया बीजेपी ने। डील में शामिल था कि आपको राज्यसभा ले जाएंगे, आपको केंद्र में मंत्री बनाएंगे, वो भी बना दिया। जो सौदा था वो नवंबर 2023 से पहले तक के लिए था। नवंबर में जब टिकट वितरण की नौबत आएगी तब आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को खून के आंसू रुला लेगी, और वो अब से शुरू हो गया है। अब आपने कहा उनकी इमेज, उनकी इज्जत, उनका सम्मान, उसके मैं 2-3 बहुत छोटे उदाहरण देता हूं। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, कांग्रेस में भी खेमेबाजी थी, इसमें कोई शक नहीं है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, राहुल भैया, सुरेश पचौरी, सबके गुट हैं, और ये सारे गुट कमोवेश सिंधिया विरोधी गुट थे। लेकिन कभी भी इतिहास में 20 साल 19-20 साल कांग्रेस में रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, किसी एक कांग्रेस नेता ने उनके ऊपर असम्मानजनक टिप्पणी नहीं की। किसी ने उन्हें नामर्द नहीं कहा, किसी ने उन्हें मूर्ख नहीं कहा, किसी ने उन्हें भिखारी नहीं कहा। ये 3 शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आज की तारीख में वे जिस पार्टी में है, उस पार्टी के सांसद केपी यादव, जिसने उन्हें चुनाव हराया था गुना शिवपुरी में सिंधिया को, उसने एक इंटरव्यू में उन्हें मूर्ख कहा। शाजापुर के एक पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के जिलाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को नामर्द कहा है। धनंजय जी, नामर्द सिंधिया हमारे साथ आ गया इसलिए हमारी सरकार बन गई। सत्यनारायण सत्तन संघ और बीजेपी से जुड़े हुए बहुत पुराने नेता हैं, दिग्गज कवि हैं, कविता करते हैं। उन्होंने कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया तो भिखारी हैं, भिखारी बनकर आए थे अपनी थाली में माल समेटने के लिए। आप कल्पना कर सकते हैं जिस पार्टी में वे आज हैं, जिस पार्टी में नरेंद्र मोदी की सरकार में वे केंद्रीय मंत्री हैं, उसी पार्टी के लोगों ने नामर्द, मूर्ख, भिखारी, विभीषण, गद्दार सब कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस के नेता आप गद्दार कहते हैं अलग बात है, लेकिन जिस पार्टी में है उसके नेता मंच से कह देते हैं विभीषण है, ये आ गए थे विभीषण के रूप में इसलिए हमारी सरकार बनी है। तो इतनी बेइज्जती के बाद भी सिंधिया जी बीजेपी के साथ क्यों है? क्या लालच अब उनके पास दबाव है? देखिए 2 बातें हैं। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। बीच बीच में ऐसी खबरें आती हैं कि वे कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं। उन्होंने राहुल गांधी तक कुछ संपर्क सूत्र फैलाए हैं, कुछ फीलर्स, कुछ वाइब्रेशन भेजे हैं। लेकिन जैसे ही ये खबरें आती हैं वैसे ही कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता मैदान में उतर आते हैं। दिग्विजय सिंह ने तो यहां तक कह दिया, मेरे जिंदा रहते ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में नहीं आ सकते। एक और उदाहरण बताऊं, ये सारे संकेत राहुल गांधी की तरफ से भी होंगे। भारत जोड़ो यात्रा जब निकल रही थी तो इंदौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जयराम रमेश की, मीडिया विभाग के चेयरपर्सन है, राहुल गांधी के साथ थे, हर पल साथ थे भारत जोड़ो यात्रा में। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 24 कैरेट गद्दार है। हमारे दर्शक फिर से सुन लें, जयराम रमेश ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 24 कैरेट गद्दार है और ऐसे आदमी को हमारी पार्टी में कभी आने नहीं दिया जाएगा। अब इस स्थिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया कहां जा सकते हैं? 2 खतरे हैं। बीच में हमने सुना था कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें ऑफर दिया, ग्वालियर में सभा थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे साथ आ जाएं। आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है, वे चले भी गए तो अपने 2-4 विधायक मुश्किल से चुनवा पाएंगे। तब भी वे इस स्थिति में नहीं होंगे कि बीजेपी या कांग्रेस किसी से भी तो सौदेबाजी कर सकें कि हमारे विधायक हमें मिला लो तो हम सरकार बनवा देंगे। बीजेपी अगर छोड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के जो घटक दल हैं, जिनका नाम ईडी है, जिनका नाम सीबीआई है, जिनका नाम आईटी है, जिनका नाम एनआईए है, वे चुप तो नहीं बैठेंगे। तो सारे खतरे आपको लगता है
सारे खतरे उनके साथ भी हैं। इसलिए उनके साथ भी खतरे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास अकूत संपदा है, अकूत संपत्ति के मालिक है वे। मतलब भारत में शायद ही कोई राजनेता हो जिसके पास इतनी धन संपदा हो जितनी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। ग्वालियर में तमाम सारी जमीनें हैं जो आजादी के बाद राज्यों के विलय के समय रियासतों की जमीनें सरकार के पास गई थी। उनमें से बहुत सारी जमीनें ज्योतिरादित्य सिंधिया अदालती प्रक्रिया के जरिए वापस ले रहे हैं। किले पर जो सिंधिया स्कूल बना हुआ है उसके साथ जमीन लगी हुई है सरकारी। और भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनका खुलासा भी हम यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन अमित शाह, नरेंद्र मोदी की एजेंसियां, उनके जो घटक दल हैं जांच एजेंसी नाम के, वे तो अगले ही दिन सक्रिय हो जाएंगे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं भाई साहब, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे ईडी और सीबीआई हर जगह लगती है तोड़ने के लिए, बीजेपी जो दूसरी पार्टी के नेता उनको डरा करके, जैसे मध्य प्रदेश में या कई जगह है, तो सिंधिया के साथ भी वही हुआ? सिंधिया स्वेच्छा से वहां नहीं गए थे बीजेपी में? लोग तो ऐसा कहते हैं, मैं नहीं जानता कि इस दबाव के कारण वे गए हैं। बहुत सारी बातें होती हैं। कांग्रेस तो खुल के आरोप लगाती है कि 400 करोड़ का सौदा हुआ था, विधायकों को 30-30, 50-50 करोड़ दिए गए थे। लेकिन हम लोग पत्रकार हैं, हमारे पास जब तक इसका कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं हो हम ये आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन तब भी दल बदल के समय भी इस तरह की खबरें आई थी कि कुछ ना कुछ ऐसे दबाव थे सरकार के। दूसरी बात ये थी कि वह सत्ता के बिना रह नहीं सकते थे। लोग तो कहते हैं 27 सफदरजंग वाला जो बंगला है दिल्ली का, उसके लालच में ज्योतिरादित्य सिंधिया दल बदल कर गए। सत्ता के बिना वे रह नहीं सकते थे। हम नहीं जानते, दल बदल करना उनका अधिकार था, उन्होंने किया। लेकिन उनकी यह बात मुझे उचित समझ में नहीं आई कभी भी कि वे या उनके खेमे के लोग कहते हैं उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था जब सरकार बनी थी। तो मैं एक प्रामाणिक तथ्य रख देता हूं। जब चुनाव परिणाम निकला मध्य प्रदेश में, नवंबर में, दिसंबर में मतगणना हुई थी 10 दिसंबर को 2018। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए आवाज उठाई, प्रयास किए। सिंधिया के खेमे के जो विधायक थे जीते हुए, उन्होंने 27 सफदरजंग जो दिल्ली में निवास स्थान है ज्योतिरादित्य सिंधिया का सरकारी, जो उन्हें दोबारा मिल गया दल बदल के कारण, खाली करना पड़ा था हारने के बाद, वहां फर्श बिछाकर, दरी बिछाकर धरना दिया था सिंधिया खेमे के विधायकों ने। और जानते हैं आप कितने विधायक थे उनके साथ? उस वक्त धरने पर 10-12 विधायक बैठे थे सिर्फ। तो अगर 114 विधायकों में से कांग्रेस के, जिसके साथ 100 विधायक थे, 98 विधायक थे, और जिसके साथ 12 या 14, 18 थे, किसे मुख्यमंत्री बनाती पार्टी? और बाकायदा विधायक दल की बैठक में भोपाल में गुप्त मतदान हुआ था पर्ची डालकर, जिसमें बहुमत कमलनाथ का निकला था पर्यवेक्षकों के सामने, और सब जानते थे बहुमत उनके साथ। तो मुख्यमंत्री बनाते समय कमलनाथ को पार्टी ने कोई ऐसी गलती थोड़ी की थी। हाँ, इनके साथ 70-80 विधायक होते और उनके साथ में 70-80 होते, कांटे का मुकाबला होता, बराबर की संख्या में विधायक होते, तब अगर कुछ होता तो समझ में आती बात। इसके बावजूद बीजेपी में कौन सा मुख्यमंत्री विधायकों की संख्या के आधार पर तय होते हैं? उत्तराखंड और गुजरात में जो मुख्यमंत्री बदले गए वे विधायकों से पूछकर बदले गए थे। गुजरात का तो एक मुख्यमंत्री कह रहा मुझे तो टीवी से पता चला कि मुझे हटा दिया गया है। बताइए आप। अच्छा भाई साहब, समय हमारा समाप्त हो रहा है कि आखिरी सवाल जो हम अक्सर करते हैं, क्योंकि नागरिकों का ये देश लोकतांत्रिक देश है, गणराज्य है, और संविधान कहता है कि इस देश के मालिक कोई महाराजा नहीं है, सिंधिया महाराजा या कोई और नहीं है। इस देश का मालिक इस देश का नागरिक है। वो नागरिक ही है जो सरकार बनाता है और सरकार को जो बैठे हुए लोग हैं उनको पदों से हटाता है, चाहे कितने भी ताकतवर हो। तो ये जो ताकत है, वोट देने का अधिकार और सरकार बदलने का अधिकार, तो मध्य प्रदेश की जनता क्या चाहती है, उसके मन में क्या है, ये बताइए। क्योंकि आप भी तो वहाँ के जनता है, वो आप नागरिक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल आम नागरिक हूँ, आम जनता हूँ, मतदाता भी हूँ। मुझे जो समझ में आ रहा है, जो सर्वे भी आ रहे हैं, प्री पोल सर्वे आ रहे हैं, समाचार एजेंसियां, टेलीविजन चैनल, अखबार, खुद आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस, सब लोग अपने अपने सर्वे करा रहे हैं, जो प्री पोल सर्वे होता है। अब मैं सर्वे की बात नहीं कर रहा, मैं बता उसी पर आ रहा हूँ, दोनों बातों को जोड़ रहा हूँ। सर्वे भी तो आखिर आम नागरिकों से बातचीत के आधार पर ही तय होते हैं, और कर्नाटक ने साबित किया कि सर्वे ठीक निकल रहे हैं। हम सारे सर्वे को नहीं ठीक मानते। मैं आम जनता से जब बात करता हूँ, लोगों के बीच घूमता हूँ,
मैं तो जमीन पर घूमने वाला पत्रकार हूँ, कोई ऐसा तो है नहीं कि चैम्बर में बैठने वाला संपादक हूँ। इसीलिए इसीलिए सवाल है। मुझे लगता है जनता के मन में इस बार बदलाव की आकांक्षा है, और उसके पीछे भी सबसे बड़ी वजह नरेंद्र मोदी तो है ही। नरेंद्र मोदी से बहुत लोग असंतुष्ट है, बहुत आक्रोश है लोगों में। शिवराज सिंह ज्यादा है। 20 साल से एक चेहरा देखते देखते लोग अफर गए हैं। हमारे भिंड मुरैना की भाषा में, अगर हम चंबल की भाषा में कहें ना, अपन खाना खा के अफर जाते हैं ना, पेट भर जाता है, उसको अफरना बोलते हैं हमारे यहाँ। तो मध्य प्रदेश के मतदाता शिवराज सिंह चौहान का चेहरा देखकर, उनके भाषण सुन सुनकर, उनकी वही सारी जुमलेबाजियां कि मैं मामा हूं, मैं भांजियों को दुखी नहीं होने दूंगा, और सबसे ज्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ, महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में। एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लीजिए आप। तो लोग शिवराज सिंह चौहान से भी बोर हो गए, अगर मैं और आम भाषा में कहूं, एकदम मन भर गया उनका। तो बदलाव की आकांक्षा जनता में दिखाई देती है। बदलाव होगा कि नहीं होगा ये जनता तय करेगी। लेकिन फिलहाल मेरा आकलन यह है कि बीजेपी बहुत कठिन चुनौती के सामने, कांग्रेस के सामने खड़ी है, और कांग्रेस उसे बहुत कड़ी टक्कर देने जा रही है। जी धनंजय जी। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी। द नागरिक को मेरी शुभकामनाएं, और द नागरिक आम जनता की आवाज बनेगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। और मुझे आपके पटल पर अवसर मिला बातचीत का, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी आप जो बातचीत सुन रहे थे, कैसा लगा आपको? अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा। और हमारी इस बातचीत का मतलब किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का पक्ष लेना नहीं है। एक स्थिति है कि जो स्थिति बन रही है, जो मीडिया में चर्चा है, जो वहाँ आम लोगों में चर्चा है, उस सब के सहारे जो पत्रकार सोच रहे हैं, उन सबको जोड़ करके क्या निकलता है, ताकि आपको हम वहाँ की स्थिति समझा सकें। बाकी तो निर्णय लेना जो है वो मध्य प्रदेश की जनता का काम है, वहाँ के नागरिकों का काम है कि वो जो मुद्दे हैं, उनको कौन से मुद्दे प्रभावित करते हैं। हिंदू मुसलमान प्रभावित करते हैं, या महंगाई है, बेरोजगारी है, वो प्रभावित करते हैं। ये वहाँ के नागरिकों को देखना है, क्योंकि नागरिकों के पास ये अधिकार है कि वो किसको सरकार में लाए और किसको सरकार से हटाए। तो मैं एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के कार्यक्रम हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।